हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में हम एक तो लीनियर और नॉन लीनियर मतलब रेखिक और अरैखिक देखेंगे। तो लीनियर तो क्या है कि छोटा सा है, लेकिन नॉन लीनियर में फिर दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो चरघातांकीय या एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉजिस्टिक, जिसमें लॉग वाला आंसर आता है और जिसमें ई की पावर एक्स में आते हैं। तो दो ये बढ़ जाते हैं। फिर इनके बेस पे ये तो मॉडल होते ही हैं, इनसे सीधे सीधे मॉडल ही पूछ लिए जाते हैं कौन से हैं ये। ठीक है, इसके अलावा डबलिंग पीरियड बोलते हैं इसको, जनसंख्या दोगुनी कितने में हो जाएगी। ठीक है, और यदि डेथ रेट ज़्यादा है तो जनसंख्या हाफ लाइफ मतलब आधी कितने दिनों में कितने टाइम में रह जाएगी, तो हाफ लाइफ बोलते हैं इसको। फिर होती है एक जीवन प्रत्याशा, उसको भी देखेंगे। तो ये तीन तो फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3। इनसे एक क्वेश्चन आ ही जाना है मेरे हिसाब से। ठीक है, और इनसे एक क्वेश्चन इनसे चरघातांकी या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे, फिर उसमें नॉन लीनियर के पार्ट ये हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जनसंख्या वृद्धि मॉडल इसको बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और क्षय का मतलब होता है डिके का मतलब होता है ह्रास या कमी। ठीक है, अब जैसे वृद्धि का तो ग्राफ बढ़ता हुआ ही बनेगा, डीके का घटता हुआ ग्राफ बनेगा, बस इतना से लिखा है। जब किसी वस्तु जीव या पदार्थ की मात्रा या संख्या में सिर्फ बढ़ोतरी हो तो इसे ग्रोथ कहते हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ की जीव संख्या मात्रा में कमी होती है तो इसे डीके कहते हैं। हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में इन दोनों का मिला जुला रूप देखेंगे। मिला जुला रूप का मतलब ये है कि एक तो लीनियर में तो क्या होगा, केवल वृद्धि ही होगी, उसमें डेथ को कंसिडर ही नहीं करते हैं। लेकिन जब बड़ी पॉपुलेशन की बात आती है, जहाँ नॉन लीनियर होता है, तो वहाँ देखो एक्सपोनेंशियल बनता है, तो वहाँ भी केवल वृद्धि की बात होती है। लेकिन जब लॉजिस्टिक की बात आती है तो वहाँ डेथ और बर्थ सबको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, तो ग्राफ फिर कम ज़्यादा ऐसे बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है जिसमें सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं हम, लॉजिस्टिक वाला। देखो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मॉडल कौन कौन से हैं। पहला है लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर, रैखिक, और ये तो हो गया रैखिक, ये हो गया अरैखिक। रैखिक होता है वो सिंपलेस्ट होता है, सबसे साधारण होता है, और ये छोटी पॉपुलेशन के लिए काम आता है, छोटे स्तर पर उपयोगी होता है। जैसे भारत में बंगाल टाइगर्स की संख्या निकालनी हो, जब बंगाल टाइगर्स की संख्या निकालनी होती है तो जैसे एक दे दिया ना कि ये हर साल 5 बढ़ेंगे, तो केवल वो यही होता है dn/dt = 5, या एक्स बढ़ रही है एक साल तो ये एक्स ही बोल देंगे, बस इस तरीके से ये सीधा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल वही रहती है, तो हर साल इतनी बढ़ती जाती है बस। तो उसमें जिसमें क्या करते हैं, जब शुरू में x0 है तो 5 साल बाद कितनी होगी, बस 5x0। अगर वो हर साल 5x बढ़ती है तो x0 + 5x, ये इस तरीके से मॉडल बन जाते हैं। तो ये तो होती है लीनियर। नॉन लीनियर क्या होती है, जनरलाइजेशन ऑफ सिंपलेस्ट पॉपुलेशन मॉडल। बड़े समूह या देश की जनसंख्या घनत्व आधारित जनसंख्या के लिए काम में ये लिए जाते हैं। जैसे जब जन्म दर मृत्यु दर समानुपात उपयोग कर बनाए हुए मॉडल कौन से होते हैं, नॉन लीनियर मॉडल होते हैं। लीनियर ग्रोथ मॉडल या लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से अधिक स्थायी नॉन लीनियर होता है, क्योंकि ये स्थिति के हर पहलू को साथ लेकर चलते हैं। साथ ही लीनियर मॉडल छोटे समय या कम समय अवधि पर ही कारगर होते हैं, बाकी लंबे समय के लिए कारगर नहीं होते। ये होता है इसका कंपार्टमेंटल डायग्राम। बर्थ होते हैं और डेथ होती है इसमें, इसके अलावा क्या होता है, कुछ नहीं। और जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखेंगे तो हमारा कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा। इंडिया की देखेंगे तो हमारा कंपार्टमेंट इंडिया हो जाएगा। कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ये हो गया। ठीक है, जिसमें ये कुछ नहीं। लीनियर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, तो पहले हम क्या करेंगे, लीनियर रेखिक वाली देख लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट हमारी नॉन लीनियर वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम, भारत में प्रतिवर्ष बंगाल टाइगर्स की संख्या एक निश्चित संख्या से बढ़े तो इससे किसी समय बाद संख्या क्या होगी, प्राप्त करने के लिए कौन सा मॉडल बनाया जाएगा, लीनियर मॉडल बनाया जाएगा। क्योंकि बंगाल टाइगर्स की संख्या कितनी होगी, 100-150, उनके जो पॉपुलेशन बनाई जाएगी तो उसके बेस पे बनाई जाएगी। देखिए, माना k बराबर प्रतिवर्ष बढ़ने वाले टाइगर्स की संख्या है।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और एन टी क्या है, किसी समय टी पर बंगाल टाइगर्स की संख्या। एन जीरो क्या है, मतलब शुरुआत में जो बंगाल टाइगर्सों की संख्या है या आज जो संख्या है वो एन नॉट ले ली, क्योंकि टाइम अब से शुरू होगा तो उसको एन नॉट लेंगे। तो देखो मॉडल क्या बनेगा, डी एन अपॉन डी टी, कि हर साल कितने बढ़ रहे हैं, के बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एन नॉट मतलब शुरुआत में क्या है, एन नॉट। अब इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना, तो अब ये विमीय स्थिरता ये क्या है, ये हमारा जो फोर्थ स्टेप था ना उसकी बात थी। ये फोर्थ स्टेप में हम सॉल्यूशन निकालने के बाद देखते हैं ना मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में हम फिर इसका वैलिडेशन वगैरह करते हैं, तो उनका ये काम है, विमीय रूप से स्थिर है या नहीं है इसको देखते हैं, बाकी ये हमारे काम का है नहीं वैसे, ठीक है। अब सॉल्यूशन जब करेंगे ना, तो देखो इसको इस सॉल्यूशन करके बताया गया है, तो ये चर पृथक्करण से करना होगा, डी एन के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो ये क्या आ गया, और बाद में क्या लगा दी, इनिशियल कंडीशन एन नोट के टी नोट और सी इज इक्वल टू एन नोट माइनस के टी नोट, ठीक है। ये अच्छा सॉरी, ये इंटीग्रेशन यहाँ लगाया है, ठीक है, तब जाके ये आया है। इनिशियल कंडीशन कौन सी थी हमारी, कि एन टी नोट बराबर एन नोट, तो टी की जगह टी नोट, एन की जगह एन नोट रख दिया, और सी बराबर ये आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। और जैसे बोल रहा था ना कि मान लीजिए कि हर साल के बढ़ते हैं, तो 5 साल में कितने बढ़ेंगे, तो वही हो गया ना, शुरू में कितने एन जीरो, आज एन जीरो है तो 5 साल बाद कितने होंगे, ओह इसमें नेगेटिव, अच्छा सी की वैल्यू है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सी की वैल्यू है, फिर यहाँ जाकर सी की वैल्यू यहाँ रख दी इसमें, तब जाकर ये क्या निकल के आया, ये ठीक है, ये निकल कर आया, तो ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन, ठीक। जो मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए हर साल के बढ़ते हैं ये, और अभी इनकी संख्या क्या है, एन नॉट, तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये टी बराबर जैसे 5 साल लेंगे 10 साल लेंगे तो उस हिसाब से ही हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका मॉडल है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक। ये हो गया लीनियर पॉपुलेशन। अब आइए नॉन लीनियर या एरैखिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। एरैखिक में क्या होता है, या तो ई की पावर एक्स के रूप में होता है या लॉग के रूप में होता है। तो ई की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल बोल देते हैं, लॉग वाले को लॉजिस्टिक बोल देते हैं। एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं, चरघातांकी या कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। हाँ, इसका ये भी ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसमें क्या करते हैं कि ग्रोथ को कांस्टेंट कर दी, आज के हिसाब से बता दी कि जैसे रेट आर है, जनसंख्या वृद्धि दर की रेट आर है, तो बस हर साल आर के हिसाब से ये कैलकुलेट करके बता देगा। देखो मेन पिछली बार क्वेश्चन ये आया था कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल है उसका जो ग्राफ कैसा बनता है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ बनता है वैसे इसका बनता है, तो जे शेप बनता है ये, ठीक है, जे शेप्ड। और जब लॉजिस्टिक ग्रोथ हम पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। तो ये क्या एस टाइप में बनता है, मतलब बढ़ता है, फिर बाद में जाके ये इसकी दर घट जाती है। इसमें क्या होता है, हम एक कैरिंग कैपेसिटी लेते हैं कि इससे ज़्यादा इसकी जनसंख्या हो ही नहीं सकती। तो जैसे जैसे हम जनसंख्या कैरिंग कैपेसिटी के पास जाएंगे तो हमारी दर जन्म दर घट जाएगी और मतलब स्थिर हो जाएगी बिल्कुल पहुँचते पहुँचते। तो इसका कैसा होता है, एस शेप्ड इसका ग्राफ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का जे शेप्ड और लॉजिस्टिक का एस शेप्ड या सिग्मोइड। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जे शेप होता है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एस शेप्ड होता है, इसको सिग्मोइड बोलते हैं। जब संसाधन असीमित हों या संसाधनों की उपलब्धता अनुपलब्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है, तब हम क्या बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बनाते हैं, ठीक है। या जैसे बोल दें कि शुरू में जो मॉडल बनाया गया जनसंख्या के लिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बनाया गया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि एक्सपोनेंशियल जो होता है मॉडल, उसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल एक टाइम तक तो जाके वो धीरे धीरे ठीक बढ़ता है, लेकिन आगे जाके हम ग्राफ देखते हैं तो इसको अचानक से बिल्कुल बहुत तेज़ बढ़ता है ऐसे। तो वो पॉसिबल थोड़ी है, कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ सकती है, एकदम से ऐसे कैसे बढ़ जाएगी जनसंख्या, दर के हिसाब से बढ़ेगी ना। और बीच में क्या, अगर पेंडेमिक कोई आ गया, एपिडेमिक कोई आ गया, महामारी कोई आ गई, तो उसका क्या तब भी वैसे ही बढ़ेगी, तब वैसे नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या किया गया, लॉजिस्टिक मॉडल तैयार किया गया।
जिनमें वृद्धि दर या प्रति व्यक्ति दर फिक्स कर दी जाती है, जिससे पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाएगी, जो चरघातांक के रूप में बढ़ेगी। और चरघातांक के रूप में बढ़ने का मतलब है ब्लैंडली बढ़ना, बहुत तेज़ बढ़ना, जो कि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संसाधन असीमित नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन चरघातांक के रूप से एक समय तक ही बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन संसाधनों की धारण क्षमता के पास पहुंचेगी, मान लो कि पृथ्वी पर की इतने ट्रिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रह ही नहीं सकती, तो जैसे जैसे हम पॉपुलेशन उस तक पहुंचेगी तो वो रेट कम होती जाएगी, वैसे वैसे ग्रोथ रेट कम होती जाती है। अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से और अधिक संगत, शुद्ध और प्रभावी मॉडल की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे क्या हुआ, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का जन्म हुआ या वो सामने आया। अब आइए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हम देखेंगे। सीधी सीधी बात ये, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं रखना। सीधा क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ मॉडल कौन सा है, सीधा यही होता है dn/dt = Rn, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्यों आया, क्या आया, इसमें यही है कि शुरू में n जनसंख्या है और r इसमें जनसंख्या फिक्स कर दी, तो कैसे बढ़ेगी, dn/dt Rn, इस तरीके से ये बढ़ेगी। तो ये क्या, हमारा जनसंख्या मॉडल हो गया। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सा पॉपुलेशन मॉडल है, ना ही एक्सपोनेंशियल बोला गया, ना ही लॉजिस्टिक बोला गया, तो आप सीधा यही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, अब देखिए, विद इनिशियल कंडीशन n(t0) बराबर n0 मान लिया, मतलब टाइम जब 0 है तो मान लीजिए जनसंख्या n0 है और रेट है वो 0 से ज़्यादा है। n बराबर टोटल पॉपुलेशन, r बराबर रेट ऑफ ग्रोथ, t बराबर टाइम। अब रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे बर्थ हो रहे हैं a, डेथ हो रही है b, टोटल पॉपुलेशन क्या है n, तो इसका जो परसेंटेज होगा ये बनती है r, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हम तो सीधा r लेंगे, बाकी काम अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। क्वेश्चन हमारा सीधा यही आता है, बताइए मॉडल क्या है, क्योंकि उसको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करवानी, बस ये देखना है कि नॉलेज है या नहीं है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पाएंगे कि ये एक एक्सपोनेंशियल मॉडल है। और कैसे है, अब देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा मॉडल है, इसका सॉल्यूशन करके ही देख लेते हैं। तो करिए, चरपृथक्करण कीजिए, dn के नीचे n आ जाएगा और r है तो यहाँ dt पहुँच जाएगा। इसका कर दो इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो log n आएगा, r यहाँ पे t आएगा प्लस c, पहला हो गया। अब n बराबर n0 t0 लिया था ना किसी t0 टाइम पर, तो वो रख देंगे बाय इनिशियल कंडीशन, n को n0 रख दिया, t को t0 रख दिया, प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली। ये इनिशियल कंडीशन होती हैं जो ये चरों के मान, ये जो स्वेच्छा चर होते हैं, इनका मान निकालने के लिए होती है। अब c की वैल्यू कहाँ रख दो, 2 से 1 में वापस, तो ये हो जाएगी log n बराबर RT प्लस c की जगह ये रख दिया RT0। log n = log n0, r वाली टर्म को एक साथ करके r कॉमन ले लिया, T0 log n, ये माइनस में इधर आएगा ना, log n माइनस log n0, तो log a माइनस log b से log a/b हो गया ये। ठीक है, r T0, यहाँ से log हटते ही n/n0 e की पावर r t माइनस T0, तो n = n0 e की पावर r t। ठीक है, तो nt = n0 e की पावर r t। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है पिछली बार कि हम किसी समय t पर जनसंख्या को किससे काउंट करते हैं, तो हम इससे काउंट करते हैं, इस इक्वेशन से। ठीक है, किसी समय t पर पॉपुलेशन को बताता है। और देखिए ये एक्सपोनेंशियल क्यों है, क्योंकि इसके बेस पे है ना, एक्सपोनेंशियल दिख गया चरघातांक की। और यदि पॉपुलेशन दर r से घटती है, ठीक है, तो ये तो हो गया पॉपुलेशन या जनसंख्या ग्रोथ वृद्धि मॉडल। ठीक है, और ये उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर r से घट रही है जनसंख्या, ठीक है, तो सब जगह माइनस लग जाएगा r के साथ, वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या, ये हो जाएगा जनसंख्या ह्रास मॉडल, मतलब घट रही है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसका मॉडल ये बनेगा, जनसंख्या ह्रास मॉडल या डिके मॉडल, एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल। इसका सॉल्यूशन ये होगा, माइनस लग जाएगा बस। यदि जनसंख्या r रेट से बढ़ रही है तो दोगुनी कितने समय, अब ये देखिए डबलिंग पीरियड आता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे अब की बार, मेरा मानना ये है
डबलिंग पीरियड कितना होगा, देखिए ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, किसी समय टी पर जनसंख्या। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी हो रही है, डबल, मतलब एन की जगह 2n आ जाएगा। शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी, n0, डबल हो रही है मतलब 2n0 हो रही है, ठीक है। तो एन टी की जगह 2n0 लिख देंगे, लिखो 2n0 बराबर n0, एक n0 से एक ये n0 जाएगा, 2 इज इक्वल टू ई आर टी टू। ई है तो लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ई हटाने के लिए, तो log 2 बराबर आर टी टू। अब तो T2 क्या आएगा, log 2 अपॉन R। ये क्या हो गया, डबलिंग पीरियड हो गया। यदि R दर से जनसंख्या बढ़ रही है तो दोगुनी कितने टाइम में हो जाएगी, log 2 अपॉन R, इतने टाइम में ये डबल हो जाएगी। R आपको दिया हुआ होगा और log 2 की वैल्यू होती है 0.6931 और समथिंग होती है, तो हम ये 4 ही पॉइंट लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। इससे सिद्ध होता है कि डबलिंग टाइम या दोगुना समय जो जनसंख्या का है प्रारंभिक जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ रेट पर। यदि जनसंख्या आर रेट से घट रही है तो यह आधी कब रह जाएगी, अब आधी कब रह जाएगी मतलब n0/2 लेंगे एन की जगह, तो एन टी इज इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस आर टी, पॉपुलेशन हाफ मतलब एन टी इज इक्वल टू n0/2, क्योंकि शुरू में पॉपुलेशन क्या ली है, n0 हमने, उसकी आधी रह जाएगी। तो एन की जगह हमने क्या रखा, n0/2, बाकी सेम है, एन ये से ये कट गया, 1/2 ई की पावर, ये दोनों तरफ लॉग लेंगे, log 1/2 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर आर टी। यहाँ पे देखो टी को 1/2 लिखा है मतलब आधा टाइम, देखो ये माइनस है तो माइनस को इधर ले लिया, माइनस log 1/2 इज इक्वल टू आर टी टू। लॉग माइनस कहाँ चला जाएगा, पावर में माइनस चला गया, आर टी बाई 1/2। तो लॉग इसको कैसे लिख सकते हैं, log 1/2, log 2 इज इक्वल टू आर टी बाई 2, टी 1/2 इज इक्वल टू log 2 अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि 1/2 की पावर जो -1 होगी वो 2 हो जाएगा ना, तो इसलिए ये log 2 हो गया, टी 1/2 ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हाफ कितनी कब कितने टाइम में रह जाएगी, log 2/r, log 2 की वैल्यू 0.6931, इससे ही कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी ये आगे भी होता है लेकिन हम केवल 0.6931 से ही कैलकुलेट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। इस मॉडल को हम पॉपुलेशन की तरह ही बनने वाली कई स्थितियों पर समान रूप से लागू कर सकते हैं। कैसे, किसी बैंक में हर महीने फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया जाए तो किसी निश्चित समय के बाद प्राप्त होने वाली रकम के लिए मॉडल भी सेम यही बनेगा, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन की तरह कंडीशन भी बनेगी, ए अमाउंट जमा बी निकाला गया, ठीक है, उसी बेस पे, जैसे ए तो क्या हो जाएगा, जमा करने वाला तो बर्थ हो जाएगा और जो निकाल रहे हैं वो डेथ के रूप में काम कर जाएगा और हो जाएगा काम। एग्जाम्पल देखिए, यदि पॉपुलेशन की डिके रेट 0.2 है तब पॉपुलेशन आधा कितना समय में रह जाएगा, क्या है फॉर्मूला, log 2/r, 0.6931, आर क्या देखिए 0.2 बस भाग दे के जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा कि इतने ईयर्स में ये, अगर ये कितने समय में हो जाएगी, अगर वो तो हम सीधा बोल देंगे, यदि वो ईयर्स में होगा तो ये 3.5 ईयर्स हो जाएगा, डेज में बोलेगा तो 3.5 डेज। रेट किस पे दी गई है, पर एनम दी गई है तो ये पर ईयर में हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल द्वारा Tn/dt इक्वल टू Rn होता है, तो R क्या होता है, 1/n dN/dt, dN/dt बराबर जनसंख्या में परिवर्तन एकांक समय में, dN/dt होता है a-b, जन्म माइनस मृत्यु, R बराबर क्या, जो मैंने शुरू में बताया था ना, a-b/n होता है। अतः वृद्धि दर जन्म व मृत्यु पर निर्भर करती है, कभी मृत्यु बढ़ सकती है, कभी जन्म कम हो सकते हैं, परंतु एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंशियल मॉडल में क्या होता है, अब आप देख रहे हैं ना कि कभी जैसे मान लीजिए जन्म ज़्यादा हुए डेथ कम हुई तो रेट चेंज होनी चाहिए ना, या डेथ ज़्यादा हो गई जन्म कम हुए तो रेट चेंज होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल में तो वो फिक्स कर देते हैं आर, बस आज फिक्स कर दी ना, अगले 70 साल तक इसी रेट से काम चलाएंगे वो। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल है वो इसलिए कम सुटेबल होते हैं। बीच में महामारी आ गई तो डेथ रेट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये मॉडल तो उतना ही बढ़ाएगा जितना आज बढ़ा रहा है उतना उस टाइम भी बढ़ाएगा।
क्योंकि ग्रोथ या डिके रेट फिक्स कर दी जाती है, इसलिए हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की आवश्यकता हुई। देखिए, यदि कोई बैंक में पैसे या देश की जनसंख्या 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो ग्रोथ रेट क्या होगी? 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? log 2/r। 7 वर्षों में दोगुनी हुई तो 7 ये दे दिया और log 2 की वैल्यू हुई तो रेट हमसे पूछी गई है तो r बराबर क्या हो जाएगा? log 2/7, जिससे कैलकुलेट करके 9.9 या ये आ जाएगा, या परसेंट में दे रखी होगी फिर इसको परसेंट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा है। अब देखिए हमारे सामने आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल या डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ मॉडल। अब हम इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि ये कैसे बना, क्या हुआ, क्योंकि इसको सीधा आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा यही आएगा, बताइए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कौन सा है, जिसमें हमें कैसे फाइंड किया उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा रट के हमें याद रखना पड़ेगा तभी ये आएगा। एन मैक्सिमम क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होती है। एन मैक्सिमम जो यहाँ पे लिखा गया है उन पे आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं क्या है कि किसी जगह इसी मॉडल में के को कुछ और या आर बोल देंगे, मतलब ये चर ही तो हैं। अब चरों को मैंने यहाँ के बोल दिया, कोई आर बोल देगा, कोई एन मैक्सिमम को के बोल देगा जो उसको कैरिंग कैपेसिटी बोल देगा, तो ठीक है। यहाँ हमारे एन मैक्सिमम क्या है? एन मैक्सिमम ही कैरिंग कैपेसिटी है। अब यहाँ पे देखो एन क्या, जनसंख्या को लिए जो चर है वो एन ले लिया, हम पी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन बनेगा इसी तरीके से। एन को चाहे पी लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। तो ये हमारा मॉडल होता है, ठीक है। एन की जगह पी ले लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब पी मैक्सिमम या एन मैक्सिमम की जगह हम मान लीजिए कि कैरिंग कैपेसिटी के लिए कोई चर मान लीजिए के मान लिया और यहाँ रेट आर मान ली, तो यही आर हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ के हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडल बन जाएगा। तो चर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन हमारा जो लिखने का तरीका है वो ऐसे ही रहेगा। तो कौन क्या मॉडल हो गया? डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू के एन 1 माइनस एन अपॉन एन मैक्सिमम, ठीक है। एन मैक्सिमम या पी मैक्सिमम क्या है? धारण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी, कि इससे ज़्यादा जनसंख्या तो हो ही नहीं सकती। पी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन, पी बराबर पी टी टाइम टी पर पॉपुलेशन, के बराबर बेस ग्रोथ रेट एंड टी बराबर टाइम। अब देखिए कई बार एग्जामिनर या कोई और किताब में इन चरों को कोई दूसरे नाम दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि बताओ कैरिंग कैपेसिटी की, या पूरा मॉडल दे दिया और बताइए इसमें कैरिंग कैपेसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पी मैक्स क्या है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी है। अब यहाँ के लिख रखा होगा तो आप कैरिंग कैपेसिटी को के बताओगे। तो इस तरह जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है मॉडल का वो सेम यही रहेगा, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में ही कुछ बदलाव करके बनाया गया है, जिसमें ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के साथ ही प्रभावित होती है। मतलब हर बार इसमें क्या है लॉजिस्टिक में कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेट है, वो डिपेंड करती जाती है। जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो ग्रोथ रेट उस पर डिपेंड करती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो ही नहीं सकती। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो वो फिर जैसे इसके पास बढ़ेगी तो उसकी रेट घटती जाएगी। एक मिनट, उसकी जो रेट है ना ये कैरिंग कैपेसिटी है पी मैक्स, ठीक है। तो जैसे जैसे वो उसके पास जाएगी तो उसकी रेट दर घट जाएगी और कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचते ही तो बिल्कुल ही जो रेट है वो स्थिर हो जाएगी, जो मतलब ग्रोथ रेट है वो स्थिर हो जाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो जो ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड कर गई? पी मैक्स पर डिपेंड कर गई। जैसे जैसे उसके पास जाएंगे तो ग्रोथ रेट घटती जाएगी, ठीक है। कंपेयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब देखो ये तो हमारा हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और ये कौन सा था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो डी एन अपॉन डी टी दोनों को देखो कंपेयर अगर करते हैं तो आर की जगह तो क्या आ गया? के, और एन की जगह क्या आ गया? 1 माइनस पी अपॉन पी मैक्स मल्टीप्लाइड विद पी, ठीक है। ये पी आगे लिख दिया, उस वहाँ पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पी पीछे लिखा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन इस प्रकार से मिलेगा, पी इज इक्वल टू पी मैक्स अपॉन 1 प्लस
पी मैक्स माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट ई की पावर माइनस के टी। यह सॉल्यूशन डी पी अपॉन डी टी एफ फंक्शन ऑफ पी टी टेलर एक्सपांशन से करते हैं। ये याद रखना कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का सॉल्यूशन फाइंड करने में किसकी हेल्प ली जाती है, तो टेलर सीरीज एक्सपांशन की। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपांशन की हेल्प ली जाती है, क्योंकि डी प्लस भी कुछ भी पूछ सकता है भाई। स्टेडी स्टेट सिचुएशन, चलो इसमें ग्राफ है, देखो ये रहा, ये जो ग्राफ है इसमें देखो यहाँ से जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई और ये है कैरिंग कैपेसिटी पी मैक्स, और पी मैक्स बाई 2 जब आधी जनसंख्या हो जाएगी ना तब से फिर रेट कम होना शुरू हो जाएगी, और ये कम होते होते जैसे ही बिल्कुल बराबर पहुँचेगी पी मैक्स होने वाली होगी जनसंख्या, तो हमारी जो क्या है जो रेट है बढ़ने की वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं। तो इसको देखते हैं, स्टेडी स्टेट किसको कहते हैं, जब पॉपुलेशन में चेंज होना बिल्कुल बंद हो जाए, जीरो हो जाए। यदि शुरुआत में पॉपुलेशन बराबर जीरो तो डी पी अपॉन डी टी बिल्कुल जीरो, जब पॉपुलेशन जीरो होगी तो बढ़ेगी कहाँ से। पर एवं जब पॉपुलेशन पी मैक्स हो जाएगी, जब पॉपुलेशन पी मैक्स हो जाएगी तो पॉपुलेशन की जो चेंज होने की रेट है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डी पी अपॉन डी टी के 1 माइनस पी अपॉन पी मैक्स बराबर पी। अब जब पी का क्या हो जाएगी, पी मैक्स हो जाएगी, जैसे ही पी मैक्स होगी तो 1/1 पी मैक्स जैसे यहाँ लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अर्थात जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाएगी तब उसमें और अधिक बदलाव नहीं होगा, या कहीं कि संसाधन का पूर्ण उपयोग होने पर नो चेंज। ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। और ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जनसंख्या दर जिस रेट से बढ़ रही है, जनसंख्या जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से कम कब होने लगेगी, तो पी मैक्स बाई 2 पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पी मैक्स बाई 2, जहाँ ग्रोथ रेट का कर्व अवतलता बदलता है अपनी। ठीक है, ये देखो यहाँ तक तो कर्व ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हो गया। ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पी मैक्स बाई 2 होता है। यदि ग्रोथ डिके रेट आर है, अब देखो ये होता है लाइफ स्पान या आपेक्षिक जीवन काल, या इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा वगैरह कुछ बोलते हैं, पता नहीं, जो भी है। ग्रोथ डिके रेट यदि आर है मतलब ग्रोथ ना होकर क्या हो रही है, डिके हो रही है, घट रही है, जनसंख्या घट रही है। ग्रोथ डिके एक साथ थोड़ी आ जाएगा यार। यदि डिके रेट क्या है, आर है, मतलब जनसंख्या ना बढ़कर, मान लीजिए ऐसी कोई पेंडेमिक आ गई, एपिडेमिक आ गई कि जितने बर्थ हो रहे हैं उनसे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा हमारी डेथ हो रही है, और आर से क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, आर दर से डेथ हो रही है, तो जो किसी इंसान के जीवित रहने की जो आपेक्षिक जीवन काल है, वो कितने दिन जीवित रहेगा या कितने साल जीवित रह सकता है, उसका क्या होता है, 1/r होता है। ठीक है, यदि डिके रेट 0.5 है तब आपेक्षिक जीवन काल क्या होगा, 1/r, 1/0.5 = 2। अगर देखो 0.5 पर ईयर है तो ये 2 ईयर हो जाएगा, 0.5 पर डे है तो ये 2 डेज हो जाएगा। ऐसे वो उस पर डिपेंड करेगा को क्या हमें दिया गया है। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या आ गया, 1/r, किसका है, आपेक्षिक जीवन काल का या लाइफ स्पान का। मैथमेटिकल मॉडलिंग में आपको ये भी बात देखने को मिलेगी कि हिंदी में भी इंग्लिश के ही वर्ड हिंदी में लिख के दे दिए जाएंगे, मॉडल को मॉडल ही लिख के दे दिया जाएगा। ऐसे निदर्शन थोड़ी मिलेगा आपको, वहाँ देख लेना भले ही। आपेक्षिक जीवन काल, वर्तमान आयु विशिष्ट। आयु विशिष्ट का मतलब है कि ये जो होता है ना, ये जैसे बच्चों के लिए डेथ रेट ये है, बुजुर्गों के लिए ये है, और जो युवा हैं उनके लिए ये है, तो उनके लिए अलग अलग निकलता है, इसलिए यहाँ आयु विशिष्ट लिखा गया है। वर्तमान आयु विशिष्ट और लिंग विशिष्ट, मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग निकलते हैं। मृत्यु दर के आधार पर किसी व्यक्ति के जीने की आपेक्षिक औसत वर्षों की संख्या को बताता है। यह भविष्यवाणी है एक,
एक्सपेक्टेड डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक बड़े जार में 3000 मक्खियाँ हैं, एक महीने में 250 बढ़ रही हैं शुरुआत में, तो 6 महीने बाद संख्या क्या होगी। अब आपको ये देखकर, इसको लैंग्वेज को पढ़कर ये अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, क्योंकि इसमें केवल बर्थ को देखा गया है, ठीक है, और बढ़ रही है। तो देखो 3000 पे कितने बढ़े, 250, तो 250 3000 से इस यहाँ इसकी रेट निकाल लेंगे हम कि 250 3000 का कितना परसेंट है, यहाँ से रेट निकल के आएगी 8.33, ठीक है। तो n बराबर n नॉट, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का सॉल्यूशन होता है ना। t बराबर 6 दे दिया, n नॉट बराबर 3000 दे दिया, तो r कैसे निकाल लेंगे, कितनी बढ़ी है, 250 3000 का कितना परसेंट है, तो 0.0833% है। तो n बराबर n नॉट तो 3000, e की पावर r की जगह 0.0833, t की जगह 6। तो ये जो कैलकुलेट करके हम देंगे तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हमसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू निकाल के हम नहीं बताएंगे, वहाँ हमें यही आंसर दिया हुआ होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 2 गुनी कितने समय में हो जाएगी, 2 गुनी का फॉर्मूला क्या है, log 2/r। तो log 2 क्या है, 0.6931 अपॉन r क्या है, 0.0833, तो ये 8.3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दी गई है वो मंथ में निकलेगी, क्योंकि ये मंथ में वृद्धि हो रही है, तो ये इतने मंथ में डबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो और हमारा इस वीडियो के साथ ही मैथमेटिकल मॉडल कंप्लीट है। तो ये तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल हो गया। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ लिए, इसके अलावा हमने देखो यूनिट फर्स्ट में गणितीय मॉडल को बेसिक पढ़ा था, इसके जो 5 स्टेप थे वो देखे थे, गणितीय मॉडल के प्रिंसिपल्स देखे थे, गणितीय मॉडल के इम्पोर्टेंस देखा था और लिमिटेशंस देखी थी। सेकंड यूनिट में हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा था, वर्गीकरण कौन कौन से, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टोकेस्टिक, पता नहीं कौन कौन से। मैथमेटिकल मॉडलिंग में देखो ये लेक पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी के, ड्रग एसिमिलेशन एंड पॉपुलेशन विद हार्वेस्टिंग, और ये सब हमने देखे हैं। 4th यूनिट में हमने अभी देख लिए ये। तो ठीक है, इस तरीके से आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।